सरकार के माननीय दीपिका पांडे सिंह जी, मंचासीन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सम्मानित विद्वान और रिसर्चर, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के बिहार मामलों के प्रभारी, सम्मानित अभय दुबे जी, मंच पर विराजमान बिहार के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन सम्मानित राजेश राठौर जी, मंचासीन आईटी डिपार्टमेंट के सम्मानित चेयरपर्सन सौरभ जी और हमारे बगल में बैठे युवा सम्मानित कृतनान जी और यहाँ उपस्थित हमारे पार्टी के वरीय कार्यकर्तागण, नेतागण, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथीगण, सोशल मीडिया एवं तमाम प्लेटफार्म से जुड़े सभी को मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपकी और हमारी रिश्ते हमेशा एक साथ होने की होती है और जब बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी आपको याद करती है आप भी भागे दौड़े आ जाते हैं। इसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद। आज जो विषय पर मैं आपके सामने जो बातें कहने वाला हूं और वो है देश के सर्वोच्च संस्था न्याय पद्धति के देश में संचालन कर रहे और संविधान के रक्षा के लिए बनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के हमले, जो अपमानजनक हमले, मुझे ये कहने में भी संकोच हो रही है और भावना बहक रही है कि एक न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर जिस तरह से उनको जूते फेंक करके अपमानित करने का काम किया गया है, उसके लिए निंदा शब्द से भी बड़ा शब्द हमारे पास होता तो वो भी बहुत छोटी होती। देश के संविधान बाबा साहेब के मूल्यों के आधार पर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायपालिका, ये तीनों पर निर्धारित है। यदि विधायपालिका के बात करें तो जनप्रतिनिधि अपने अदालत में जाकर के अपनी भावना को कर करके जीत करके आते हैं और उसी तरह से विधायी में बनाए गए कानूनों को पालन करने के लिए जनता के हित में न्याय पद्धति बनाई गई और इसे निष्पक्ष बनाई गई। और आज बीजेपी और भाजपा और आरएसएस के गठबंधित सरकार ने, मुझे पता नहीं ये बात कहना है उचित होगा कि नहीं, लेकिन गवई साहब जिस उस अंतिम पंक्ति के आते हैं उसी अंतिम पंक्ति के मैं भी यहां बैठा हूं। और जब मैं ये बातें कह रहा हूं तो मुझे सीधा सीधा एहसास ये हो रहा है कि आज भी
दलितों के लिए देश की सबसे सर्वोच्च संस्था जो न्याय की पद्धति को लागू करता है और उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और संविधान के रक्षा करने वाले उस न्यायाधीश के प्रति घृणित प्रतिक्रिया के साथ आरएसएस के एजेंडों के साथ बी.आर. गवई साहब पर जो जूते से अपमानित करने का काम किया है, ये आरएसएस ही कर सकता है, बीजेपी ही कर सकता है। इस क्षण को ये भी जाया नहीं होने देते। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो पिछले पंक्ति में दलित परिवार से आए हुए लोग को आज भी उनकी योग्यता के आधार पर यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बना है और उसी अयोग्यता के आधार पर आप मानसिक तौर से आप जो है स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ये सीधा सीधा संविधान पर हमला है, न्यायपालिका पर हमला है और विधायक पालिका का मामला है। विधायक पालिका को जिस तरह से बीजेपी वोट चुराने के पद्धति को लागू करना है, इसीलिए ये सीधा वोट चोर मतलब न्यायपालिका पर हमला, वोट चोर मतलब विधायक पालिका पर हमला, वोट चोर मतलब लोगों की अधिकार का हमला और अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करती है, ये सबको पता है। जब भारत की संविधान की बात करें तो राष्ट्रपति से सर्वोच्च पद और सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के पद से बड़ा कोई पद नहीं होता है। लेकिन पिछले बार आप देखे होंगे कि राष्ट्रपति को भी मंदिर से जाने से रोका गया, बाबू जगजीवन राम जी को भी मंदिर में जब वो दर्शन किए थे तो दूध और गंगा जल से धोया गया, और बिहार के एक भूतपूर्व मंत्री भी बिहार के एक मंदिर में दर्शन करने गए थे तो उस मंदिर को भी धोया गया था। तो आज कह सकते हैं कि भाजपा ने जिस तरह से देश में की आजादी में जिस तरह से सूच्य के रूप में अंग्रेजों के साथ दिया, आज मनुस्मृति के संविधान को भाजपा लाना चाहती है, जिसका हम प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं। और गवई साहब के किए गए अपमानों के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बिहार के तमाम कार्यकर्ता आज ये आंदोलन करेंगे और इसको हम इस तरह से संविधान पर और न्यायालय पर हमला नहीं होने देंगे। क्या यह बात सच है कि क्या गवई साहब जिस समाज से आते हैं उस समाज के लिए, एक हम लोगों के लिए गौरव का विषय है, और आज हम लोग भी इस बात से आहत हो रहे हैं। हम जानते हैं कि कितनी वेदना और पीड़ा के साथ समाज के इस ऊंचाइयों तक पहुंचने में समय लगता है, और इसके बाद इसकी जब एक्सेप्टेंस नहीं होती है समाज में, तो अपने घर में भी जा करके आदमी अपमानित महसूस करता है। ये दलित होने के नाते इससे बड़ा कोई अनुभव हो ही नहीं सकता। हम हमेशा झेलते हैं, सदन के अंदर भी भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन को आज भी झेल रहे हैं। कई ऐसे घटना है जिसमें लगातार गांव घर में तो रोज पीटे जा रहे हैं, लेकिन आज बहुत ही भारी मन से
ये पीड़ा उन सब दलितों का है जो गवई साहब को हमला से अपने आप को जोड़ के देख रहा है। ये सर्वोच्च न्यायालय पर हमला के साथ साथ उन करोड़ों दलितों की अपमान हुई है जो अपने आप में इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। इसलिए जो गवई न्याय पद्धति को मजबूत करने में लगे हुए हैं, उसी गवई को लोग रिसीव करने नहीं आते हैं। ये वही गवई है जो सर्वप्रथम जब उनकी प्रथम दौरा हुई तो समांतवादी विचारधारा के लोग उनको रिसीव करने तक नहीं गए। इसलिए ये सदियों से दलितों के साथ अपमान होता आया है और आज ये लोकतंत्र ने मौका दिया, बाबा साहब ने मौका दिया कि आज आपके सामने भी प्रेस वार्ता में आपको बोल करके संबोधित कर रहे हैं। यही संविधान का अधिकार है और ये भाजपा इस तरह से किसी को रोक नहीं सकती, अपमान कर सकती है लेकिन संविधान को रोक नहीं सकती। ये दावे के साथ कह सकता हूं। ये बड़ा ही आश्चर्य पहलू है कि संविधान में भावना का कोई स्थान नहीं होता। संविधान सबके मूल्यों के अधिकारों की रक्षा करता है और उसी मूल्यों के अधिकार को रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय बना है और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति होता है। इसमें कोई दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा या कोई स्वर्ण नहीं होता, वो न्यायमूर्ति होता है और न्याय सबके लिए समान रूप से करता है। और आज उसके जूते फेंक करके वीआर गवई साहब को आपने ये दर्शाया है, बीजेपी ने दर्शाया है कि आप केवल अपमान कर सकते हैं लेकिन संविधान को कमजोर नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में, हमारे तमाम यहाँ बैठे नेताओं के नेतृत्व में, दीपिका जी, पांडे जी यहाँ आए हैं, इनके नेतृत्व में हम संविधान के मूल्यों के साथ हम कोई भी हरासमेंट नहीं होने देंगे और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई के अपमानों का हम आने वाला समय में इसको गंभीरता से लेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका पुनः धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, एआईसीसी के मीडिया इंचार्ज बिहार चुनाव के लिए। हमारे साथ बैठे बहुत ही सम्मानित बड़े भाई बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी, बिहार मीडिया एंड कम्युनिकेशंस के चेयरमैन भाई राजेश राठौड़ जी, सोशल मीडिया के साथी सौरभ जी, स्नेहाशीष जी और सामने बैठे सभी मीडिया के साथियों को, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया के सभी साथियों को जोहार, प्रणाम, आदाब। 50,000 करोड़ दे दूं, 60,000 करोड़ दे दूं, 70,000 करोड़ दे दूं, 1 लाख करोड़ बिहार को दिया जाए, 1.25 लाख करोड़ पर जाकर रुकने वाले इस देश के प्रधानमंत्री ने बिहार की बहनों को क्या दिया? 10,000 रुपये, वो भी ऐन चुनाव के तुरंत पहले। और मैं कह सकती हूँ कि जब महिलाओं की बात आती है तो वो चाहे मोदी जी हों या नीतीश कुमार हों, ये दोनों ही मौसेरे भाई की तरह कार्य कर रहे हैं। मैं झारखंड से आती हूँ और आप सब जानते हैं कि बिहार में जिस प्रकार से महागठबंधन ने माए बहन मान योजना की घोषणा की है, 30,000 रुपये हर साल बहनों के खाते में डालने की बात की है, 2,500 रुपये हर महीना, हम लोगों ने झारखंड में इसको सफलतापूर्वक लागू किया है। चुनाव के तुरंत पहले नहीं, चुनाव से पहले 1,000 रुपया बहनों के खाते में गया और चुनाव के समय हम लोगों ने जो वादा किया कि हम चुनाव के तुरंत बाद 2,500 रुपये हम झारखंड की उन बहनों के खातों में डालेंगे जो 18 से 50 के आयु की हैं, हम लोगों ने उसको लगातार उनके खाते में वो पैसे को डालने का काम किया है।
सिर्फ झारखंड ही नहीं, कांग्रेस की जो 2 अन्य शासित राज्य हैं, हिमाचल में भी बहनों के खाते में 1500 रुपये दिए जा रहे हैं और कर्नाटका में भी हर महीने महिलाओं के खाते में सहयोग राशि देने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। कहने का मतलब ये है कि ऐन चुनाव के वक्त के पहले महिलाओं का इन्हें ध्यान आया। आप सब जानते हैं कि बिहार की 64% आबादी गरीबी से जूझ रही है। गरीबी के गंभीर दलदल में डालने का काम किसने किया, ये खुद के कराए हुए आर्थिक सर्वेक्षण में नीतीश कुमार जी ने सामने रखा है। 20 साल का अगर सुशासन था तो ये 64% आबादी क्यों गरीबी के दलदल में है, और इस गरीबी का सबसे बुरा प्रभाव अगर किसी पर होता है तो महिलाओं पर होता है। आर्थिक सशक्तिकरण की बात छोड़िए, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की क्या स्थिति है बिहार में, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। जब महिलाओं की बात आई तो 10,000 रुपये की घोषणा चुनाव के पहले बिहार में कर दिया गया। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में पैसे को बढ़ाने की बात हुई थी, मध्य प्रदेश में बहनों के खाते में अधिक पैसे देने की बात हुई थी, पंजाब में हुआ था, तो आखिर किस वजह से चुनाव के बाद उन वादों को पूरा नहीं किया गया? बिहार में क्या कह रहे हैं बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन के लोग? क्या ये एक बार 10,000 रुपये ही दिया जाएगा, या फिर चुनाव के बाद का इनका मैनिफेस्टो में क्या किन वादों को वो कर रहे हैं? अन्य राज्यों में भी जहां चुनाव थे, जहां भाजपा शासित राज्य हैं, वहां महिलाओं को धोखा देने का काम हुआ है। और मैं बिहार की अपनी बहनों से कहना चाहूँगी, हम लोग बगल के आपके राज्य के हैं, वहाँ आप फ़ोन उठा करके पता कर सकती हैं कि बहनों के खाते में समय पर हर महीने 2500 रुपये सरकार देने का काम कर रही है। और हम लोगों की महागठबंधन की सरकार यहाँ आएगी तो आप लोगों को भी 30,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री की मंशा साफ होती तो मुझे लगता है कि पूरे देश की महिलाओं के लिए कोई घोषणा होती। महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर कांग्रेस की सरकारों ने, गठबंधन की सरकारों ने बहुत काम किए। अब जब इनके आर्थिक सशक्तिकरण की बात आई तो 2024 से अगर केंद्र में बात कर लें और बिहार में तो अब 20 साल की बात होने लगी है, तो क्या महिलाओं के लिए किया गया? यहाँ की आजीविका की बहनों से भी अगर आप जाके बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज वो हजारों लाखों के कर्जे में, हर परिवार को, गरीब परिवार को 2 लाख रुपए उद्योग शुरू करने के लिए, कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए या व्यापार व्यवसाय करने के लिए बात यहाँ के मुख्यमंत्री ने की थी। वो पैसे क्यों उन बहनों को नहीं मिला? अगर आजीविका की बहनों को या 2 लाख रुपया मिल जाता तो आज जो भी वो छोटे बड़े काम कर रही हैं, स्वरोजगार से जुड़े हुए, लाइवलीहुड से जुड़े हुए, उसमें उन्हें मदद होती और वो गरीबी रेखा से ऊपर निकल करके आती। तो महिलाओं के मामले में यहाँ की सरकार की मंशा साफ नहीं है। और जहाँ तक बात है कि अगर नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं और वो आगे सरकार चलाएंगे तो वो एक बार आके कम से कम पीसी करके बहनों को बता दें कि आगे उन बहनों के लिए क्या मंशा है। लेकिन यहाँ ढाल बन करके भाजपा के मंत्री, जेडीयू के मंत्री, नाम लेने में भी मुझे कोई हिचक नहीं है, सम्राट चौधरी हो, अशोक चौधरी जी हो, ये लोग क्यों ढाल बन रहे हैं? क्यों जो सीधा संवाद राज्य के मुख्यमंत्री का इस राज्य की बहनों के साथ होना चाहिए, वो संवादहीनता क्यों है? तो सिर्फ सत्ता में काबिज होने के लिए, महिलाओं को बहलाने फुसलाने के लिए अगर ये 10,000 राशि, वो भी बहुत छोटी संख्या में, मुझे लगता है 1.25 करोड़ बहनों के खाते में गया है, बाकी जो बहनें हैं उनके खाते में पैसे क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या वो गरीबी से जूझ नहीं रही हैं? क्या उन्हें वह मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या उनके आर्थिक सशक्तिकरण के बारे में कोई सोच विचार है? हमारी सरकार महिलाओं को सिर्फ 30,000 रुपये महीना देने के
हर साल देने की बात नहीं कर रही, सिर्फ इतना ही नहीं कह रही, महिलाओं को मालिकाना हक भी देने का बात कर रही है। जो गरीब दलित परिवारों की महिलाएं होंगी उनको 3 से 5 डिसमिल भूमि देने की बात है। लेकिन इस राज्य में आज किसको जमीन दिया जा रहा है? 1000 एकड़ 1 रुपया सालाना में, जिसका एमओयू राज्य सरकार और केंद्र सरकार कांग्रेस के यूपीए 2 के वक्त जो एमओयू हुआ था, वह जमीन भी इस देश के सबसे बड़े पूंजीपति को बिजली बनाने के नाम पर देने की बात हो रही है। तो पूंजीपतियों के लिए 1000 एकड़ जमीन आपके पास है, लेकिन अपने इसी राज्य के गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर करने के लिए आप उन्हें 3 से 5 डिसमिल भूमि देने की भी बात नहीं करते हैं। तो ये तमाम बातें हैं। और हम लोग झारखंड में जिस प्रकार से, यहाँ बिहार में भी बहुत प्रवासी मजदूर हैं। कोविड के समय उन प्रवासी मजदूरों की क्या स्थिति थी वो आप लोगों के सामने है। और हमारे राज्य में जहाँ महागठबंधन की सरकार है, कांग्रेस उसमें सम्मिलित है, उन राज्यों में माइग्रेंट्स के लिए क्या किया गया। हम लोगों ने अपने मजदूरों को, बहनों को, भाइयों को हवाई जहाज से लेकर आने का काम किया। उनके लिए विशेष ट्रेन हम लोगों ने चलवाए, कहीं सड़क पर उन्हें पैदल चलने नहीं दिया। थाने में, स्कूल में जो हमारी आजीविका की दीदी हैं वो इन मजदूरों के लिए खाना बनाती थी। और आज हम लोग सफलता से माइग्रेंट सेल ऑपरेट कर रहे हैं। ईश्वर ना करे किसी के साथ हो, लेकिन अगर कहीं कोई घटना दुर्घटना हमारे प्रवासी मजदूरों के साथ अन्य राज्यों में हो जाती है तो हम लोग उन्हें एक्सीडेंट के केस में सहायता भी पहुंचाते हैं। और दुर्भाग्य से अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके पीछे जो परिवार में बहनें हैं वो पहले उनका चेहरा नहीं देख पाती थी, अंतिम दर्शन भी मुश्किल था। उन परिवारों को उनके प्रवासी मजदूरों के शरीर को लाके मान सम्मान से सौंपा भी जाता है और इन परिवारों को विशेष सहायता दी जाती है कि उनके पीछे जो महिलाएं घरों में छूट गई हैं, उनके बच्चे छूटे हुए हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। तो मैं आप मीडिया के साथियों से यही कहना चाहूँगी कि आधी आबादी महिलाओं की है। अगर राज्य को आगे बढ़ाना है तो उसमें उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, ना सिर्फ उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा